जय हिंद बच्चों, कैसे हो आप सब लोग। मैं समीर आर के स्टडी पॉइंट के इस प्रारंभ बैच में आपका स्वागत करता हूं। हम एसिड और बेस के बारे में पढ़ रहे थे, है ना। कुछ जानकारी हमने जान ली थी और कुछ रह गई थी, तो उसी के बारे में अब आज जानने वाले हैं ना। तो पहला क्या है बच्चों, मैंने आपको क्या बोला था कि कल हम थोड़े एसिड के बारे में पढ़ेंगे कि कौन से फल या सब्जी में कौन सा एसिड पाया जाता है, क्योंकि ये थोड़े हमारे लिए क्या है, इम्पोर्टेंट है। क्या है, इम्पोर्टेंट है। तो थोड़ा देख लेते हैं ना। तो जैसे कि यार मैं यहाँ पे एसिड का नाम लिखूंगा, अम्ल का नाम लिखूंगा और यहाँ पे आपको लिखूंगा कि कहाँ पाया जाता है, ठीक है, पाया जाता है, ठीक है, वो लिखूंगा। तो पहला एसिड अपना आ जाता है सिट्रिक एसिड। क्या आ जाता है, सिट्रिक एसिड। जो ये सिट्रिक एसिड है ना बच्चों, सिट्रिक एसिड है, ये कहाँ पाया जाता है। तो सिट्रिक एसिड होता है वो खट्टे फलों में पाया जाता है। सिट्रस फ्रूट, सिट्रस यानी खट्टे, तो ये खट्टे फलों में पाया जाता है। खट्टे फल जैसे सर नींबू हो गया, ऑरेंज हो गया, इनमें खट्टे फलों में, खट्टे फलों में, इन खट्टे फलों में ना एक और एसिड पाया जाता है, एक और एसिड पाया जाता है, उसे कहते हैं एस्कोर्बिक एसिड। क्या कहते हैं, एस्कोर्बिक एसिड। क्या कहते हैं, एस्कोर्बिक एसिड, अम्ल। ये क्या होता है, ये भी खट्टे फलों में पाया जाता है। ये भी किस में पाया जाता है, खट्टे फलों में पाया जाता है, खट्टे फलों में होता है। जो एस्कोर्बिक अम्ल है ना, उसी का दूसरा नाम क्या होता है बच्चों, उसी का दूसरा नाम विटामिन सी होता है, जो हमारी हेल्थ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कर्वी रोग सुना होगा आपने, स्कर्वी रोग को सही करने के लिए आपने क्या लेते थे, विटामिन सी लेना पड़ता था, तो इसे विटामिन सी भी कहते हैं अपने। क्या कहते हैं, विटामिन सी। अच्छा सर, और कौन से अम्ल है सर, एक आएगा आपके सामने फॉर्मिक अम्ल। क्या आएगा, फॉर्मिक अम्ल। इसी का दूसरा नाम क्या होता है, इसी का दूसरा नाम होता है मेथेनोइक अम्ल। क्या होता है, मेथेनोइक अम्ल। बच्चों ये जो मेथेनोइक अम्ल, ये फॉर्मिक अम्ल है ना, जो ये फॉर्मिक अम्ल या मेथेनोइक अम्ल है, ये आपको याद रखना है। क्या याद रखना है सर, इसमें क्या रखे कि ये कहाँ पाया जाता है। तो ये चींटी के डंक में पाया जाता है। आपने सुना होगा चींटी खा देती है कभी कभी, तो अपने डंक होता है उसमें, कि चींटी का डंक। टांटिया आपने सुना होगा मधुमक्खी, तो ये मधुमक्खी के डंक में भी होता है। किसमें, मधुमक्खी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में। एक ना नेटल नाम का पौधा होता है, ठीक है। जब जंगल में जाते हैं तो उस नेटल नाम के पौधे पर क्या होता है, छोटे छोटे कांटे टाइप चीज निकली होती है। जैसे ही अपने उससे हाथ लगाते हैं ना, तो अपने अंदर चल जाते हैं और उनके अंदर कौन सा रस निकलता है, मेथेनोइक अम्ल निकलता है, जो क्या करता है, जलन मारता है अपने। सर तो फिर उस टाइम मैं क्या करूंगा, उस टाइम बच्चों पास में एक और पौधा होता है जिसे डोक का पौधा कहते हैं। वो डोक का पौधा क्या करता है, वो डोक का पौधा होता है, वो उसका एंटीडोट है, क्योंकि वो बेस है। ये अम्ल है और अम्ल को शांत कौन करेगा, क्षार करेगा, तो वो क्षार का काम करता है। तो ये बात याद रखनी है। तो नेटल, नेटल का डंक, इनके अंदर क्या होता है, इनके अंदर फॉर्मिक अम्ल पाया जाता है बच्चों। सर 3 ही पढ़ने हैं क्या, नहीं बच्चों पढ़ने तो है। एक आपके सामने आएगा कौन सा, ऑक्सैलिक अम्ल। कौन सा आएगा, ऑक्सैलिक अम्ल। सर ये ऑक्सैलिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है, ये बता दो, ठीक है। तो ये बच्चों ये ऑक्सैलिक अम्ल है ना, ये पाया जाता है आपके टमाटर में, ठीक है। किसके अंदर पाया जाता है, टमाटर में। आपकी पालक में भी पाया जाता है, ये पालक में। और किसके अंदर पाया जाता है, ये पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। किसके अंदर, पत्ता गोभी में भी पाया जाता है। अच्छा सर ये बात है, अच्छा ये बात थी अब तक। सर और भी अम्ल है क्या, हाँ बच्चों है। वो क्या है, तो बच्चों वो मैं थोड़े से यहाँ पे लिख रहा हूँ, थोड़े से यहाँ पे लिख रहा हूँ, ठीक है। कितने हो गए, 4 हो गए। फिर हमारा आएगा 5वां एसिटिक अम्ल। क्या आएगा, एसिटिक अम्ल। ये एसिटिक अम्ल किसके अंदर होता है सर, एसिटिक अम्ल होता है ना, ये होता है किसके अंदर, विनेगर के अंदर। किसके अंदर, विनेगर के अंदर। सर ये विनेगर क्या होता है, आपने सुना होगा चाउमीन बना रहे हैं, विनेगर डाल रहे हैं, कभी कभी अपने बर्तन, ठीक है, बर्तन होते हैं उनमें भी डाल देते हैं। और किस में डालते हैं सर, कोई भी फूड को बचाने के लिए, ताकि वो खराब ना हो, उसके लिए भी अपने विनेगर का यूज़ करते हैं। अच्छा सर उनके अंदर भी एसिटिक अम्ल होता है, हाँ बच्चों उसके अंदर भी क्या होता है, एसिटिक अम्ल होता है। सर इतने पढ़ने हैं, मैं बोला नहीं, एक और अम्ल है। एक कौन सा अम्ल है, टार्टरिक अम्ल, ठीक है। ये टार्टरिक अम्ल कहाँ पे पाया जाता है, तो टार्टरिक अम्ल पाया जाता है इमली में, जो आपको बहुत पसंद है। सर इमली में ही है,
ना, और में भी है। कौन सा? कच्चा आम। कच्चे आम में भी क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। अच्छा सर, और किसके अंदर होता है? अंगूर के अंदर भी क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। क्या होता है? टार्ट्रिक अम्ल होता है। सर इतने ही नहीं, अभी भी बच्चे बहुत है, देखो अभी भी है। एक आएगा आपके सामने मेलिक अम्ल। क्या आएगा? मेलिक अम्ल। ये मेलिक अम्ल किस में पाया जाता है? ये पाया जाता है सेब में। सर कैसे याद रखे कि सेब को काट के कुछ देर रख दो, मैला हो जाता है, ठीक है। और किसके अंदर पाया जाता है? एक तो सेब में और एक केले में है। किसमें? केले में। तो आपको ये याद रखने हैं, कम से कम इतने तो याद रखने हैं, ठीक है। तो इन अम्लों के बारे में आपको पता होना चाहिए। एक अम्ल और रह जाता है बच्चों, एक अम्ल और रह जाता है, लैक्टिक अम्ल। क्या रह जाता है? लैक्टिक अम्ल। ये लैक्टिक अम्ल किसके अंदर पाया जाता है? देखो लैक्टिक काम भी आज तो समझ लेना दूध है, तो ये दूध में भी और ये दही में भी है। ये दूध के अंदर भी पाया जाता है और ये दही के भी अंदर पाया जाता है। इतने आपको याद होने चाहिए। ये अमल आपको अच्छी तरह रटे हुए होने चाहिए। आप इनका अच्छी तरह स्क्रीनशॉट लो, इन्हें अच्छी तरह देख लो, ठीक है। फिर मैं इन्हें मिटो देता हूँ। तो मुझे लगता है आपने ये कर लिया होगा, है ना? कर लेते हो आप इतनी जल्दी जल्दी, फास्ट लिखते हो ना। मैथेनोइक अम्ल किसके अंदर था? चींटी के डंक में, मधुमक्खी के डंक में, नटल के डंक में, है ना। खट्टे फलों में कौन सा था? एस्कॉर्बिक भी था सर, सिट्रिक भी था। अच्छा, एसिटिक अम्ल किस में था? विनेगर में था। इमली में, कच्चे आम में, अंगूर में कौन सा अम्ल है? टार्ट्रिक अम्ल है। कौन सा टार्ट्रिक अम्ल है? मैलिक अम्ल किस में था सर? एक तो सेब में था, एक केले में था। अच्छा सर, इसके अंदर था। लैक्टिक अम्ल, तो लैक्टिक जहाँ भी आ जाए आपको समझ लेना, दूध और दही की बात हो रही है तो ये इनके अंदर होता है, ठीक है। तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। अच्छा सर, ये बात है। अच्छा सर, और क्या रह गया? तो देखो बच्चों, हमारी रिएक्शन रह जाती है ना। मैंने आपको कल थोड़ा सा बता दिया था कि याद रखना, कभी भी अगर आप क्या करते हो, एसिड लेते हो तो और पानी लेते हो, तो पानी को एसिड में नहीं डालना। याद रखना, ये क्वेश्चन भी है आपके कि अगर मैंने एसिड लिया तो इसके अंदर पानी को नहीं डालोगे, वाटर को नहीं डालोगे। ये गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि ऐसा करने पर क्या होता है, बहुत सारी हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। और कोई भी रिएक्शन जब बहुत ज़्यादा हीट निकालते हैं उसे क्या कहते हैं? एक्सोथर्मिक। तो ये रिएक्शन क्या होती है? एक्सोथर्मिक होती है। तो इसलिए अपने वाटर को एसिड में ऐड नहीं करते, ना ही वाटर को बेस में ऐड करेंगे, ठीक है। अपने क्या करते हैं, अपने वाटर लेते हैं, उस वाटर के अंदर डालते हैं। क्या डालते हैं? एसिड को या बेस को। ये बात क्लियर होनी चाहिए आपको। क्या बोला मैंने? कि अपने पानी को एसिड और बेस में डालते हैं, ना कि एसिड और बेस को पानी में डालते हैं। क्योंकि एसिड और बेस, सॉरी उल्टा हो गया, कि एसिड और बेस को पानी में डालते हैं अपने, ना कि पानी को एसिड और बेस में डालते हैं। क्यों ऐसा होता है? क्योंकि याद रखना, इससे बहुत ज़्यादा हीट निकलती है, बहुत ज़्यादा गर्मी निकलती है। और ये गर्मी अपने लिए भी हो सकता है वो फ्लास्क की फट जाए और आपको नुकसान हो जाए, है ना, आपके ऊपर छांटे गिर जाए। तो इसलिए याद रखना कि हमेशा हमें एसिड और बेस को डालना है पानी में, ना कि हमें पानी को एसिड और बेस में डालना है। तो ये बात आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। अच्छा सर, एक और शब्द आएगा आपके सामने, एक शब्द आएगा, देखना बच्चों, एक शब्द आपके सामने आएगा शार, एक आपके सामने आएगा शार्क। ये दो वर्ड आएंगे आपके सामने, इन्हें कहते हैं अल्कली। क्या कहते हैं? अल्कली। और एक होता है शार्क, जिसे कहते हैं बेस। सर इनमें फ़र्क क्या है? इनमें फ़र्क क्या है? मुझे तो ये बता दो सर, इनमें फ़र्क क्या है? तो बच्चों ये याद रखना कि सारे के सारे शार्क होते हैं ना, सारे के सारे बेस, ये पानी में नहीं घुलते। सारे के सारे पानी में नहीं घुलते, ठीक है। अच्छा सर, सारे बेस पानी में नहीं घुलते? हाँ बच्चों, सारे के सारे बेस पानी में नहीं घुलते। कुछ बेस ही होते हैं जो पानी में घुलते हैं, और जो पानी में घुलते हैं, जो पानी में घुलते हैं, उन्हें क्या कह देते हैं? उन्हें शार्क कह देते हैं। तो ऐसे शार्क जो पानी में घुलते हैं उन्हें क्या कहते हैं? शार्क कहते हैं। ऐसे बेस जो सोल्यूबल होते हैं, किसके अंदर सोल्यूबल होते हैं? वाटर के अंदर सोल्यूबल होते हैं, उन्हें क्या कहते हैं? अल्कली कहते हैं। ये बात आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक मैंने कल आपको एंटासिड बताया था, ठीक है। एंटासिड क्या था?
एंटा एसिड में देखो दो वर्ड है, एक है एंटा, एक होता है एसिड। एंटा यानी उल्टा, किसका उल्टा? एसिड का उल्टा। कि कभी कभी अपने पेट में मैंने बताया था HCl होता है, ये HCl बहुत ज़्यादा हो जाता है, इसके बहुत ज़्यादा होने की वजह से आपके पेट में जलन होने लगती है, इसलिए आप क्या लेते हो? इनो। और इनो के अंदर क्या होता है? एंटा एसिड भरा होता है। ये एंटा एसिड क्या करता है? ये उस अमल के प्रभाव को, उस एसिड के प्रभाव को कम कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है? आपको थोड़ी शांति मिलती है। आपने इनो की ऐड भी देखी होगी। अच्छा सर, ये इनो और ये एंटा एसिड होते हैं? हाँ सर, ये किसके बने होते हैं? एक ही उदाहरण बता दो मुझे। तो एक तो आपने पक्का सुना होगा, एक बेकिंग सोडा होता है, एक होता है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड जो इंपॉर्टेंट है। इसी का दूसरा नाम क्या था? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया था। तो आपको ये याद होना चाहिए कि इसका यूज किसके रूप में करते हैं? एंटा एसिड के रूप में करते हैं। एंटा एसिड क्या होते हैं? कि पेट में जो एक्सेसिव HCl बन चुका है उसके प्रभाव को कम करने के लिए, खत्म करने के लिए जिस चीज का उपयोग करते हैं उसी को क्या कहते हैं? एंटा एसिड कहते हैं। सर यहाँ पे हमारी ना सारी रिएक्शन स्टार्ट होने वाली है, क्योंकि हमारा बेसिक कंप्लीट हो चुका है। अब हमारी रिएक्शन स्टार्ट होगी, है ना, इस लेसन की। तो रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो इसे प्यार से मिटो दो, है ना, नाचते नाचते, और प्यार से आप आगे लिख लेना हंसते हंसते। तो बच्चों ये याद रखना, हमेशा खुश रह के पढ़ाई करो, क्योंकि काम तो आपको देखो करना ही पड़ेगा जो आपको दिया जा रहा है। इसलिए वो काम आप खुश रह के करते तो वो और अच्छी तरीके से होगा, आपको भी मज़ा आएगा उस काम को करने में। इसलिए कोई भी ज़िंदगी में काम करो ना, तो उसे एक हैप्पीनेस के साथ में करना चाहिए, एक खुशी के साथ में करना चाहिए, क्योंकि वो आपको मज़े देंगे, है ना। तो ये बात आपको याद होनी चाहिए। सर अब रिएक्शन किसके किसके साथ मुझे इसकी करनी है? तो देखो मैं क्या करने वाला हूं, मैंने आपको बताया मैं रिएक्शन देखने वाला हूं। किन की रिएक्शन देखने वाला हूं? अमल, अपने 11 को एकदम लास्ट में पढ़ेंगे, एकदम लास्ट में। अमल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं को देखने वाला हूं। अमल व क्षार की रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं देखने वाला हूं, रासायनिक अभिक्रियाओं को मैं देखने वाला हूं। ठीक है, तो अमल और क्षार किस किस के साथ रिएक्शन करते हैं पहले तो मुझे ये याद करना है। तो एक अपनी इसकी रिएक्शन कराएंगे मेटल के साथ में, एक इसकी रिएक्शन अपने कराएंगे मेटल के साथ में। ठीक है, एक इसकी रिएक्शन कराएंगे अपने मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। किसके साथ? मेटल के कार्बोनेट और मेटल के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ। देखो हाइड्रोजन कार्बोनेट को मैंने बोला था हाइड्रोकार्बोनेट भी कह सकते हो, बाइकार्बोनेट भी कह सकते हो, तो कोई भी नाम ले सकते हो। इतना ही है। एक अपने अमल की रिएक्शन कराएंगे, यानी इन तीनों की, इन दोनों की। और किसके साथ कराएंगे? पानी के साथ में। कि पानी के साथ रिएक्ट करके ये क्या करते हैं? एक इन दोनों की होगी, एक रिएक्शन जो इन दोनों की होगी। क्या होगी? इन दोनों की होगी। तो एक ऐसी रिएक्शन करवाएंगे जो क्या होगी, जिसे हमने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। क्या कहते हैं? न्यूट्रलाइजेशन, यानी उदासीनीकरण की अभिक्रिया, उदासीनीकरण की अभिक्रिया। ठीक है सर, इतना ही है क्या? एक और है, एक अपने पढ़ेंगे कि मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं। मेटल ऑक्साइड के साथ में एक रिएक्शन देखेंगे कि ये नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में कैसे रिएक्ट करते हैं, नॉन मेटल ऑक्साइड में। और बच्चों मैं एग्जांपल वही आपको दूंगा जो आपकी किताब में, क्योंकि ज़्यादा पढ़ने का फायदा नहीं है, वैसे ही बहुत ज़्यादा सिलेबस हो जाता है, आपको बहुत सारे सब्जेक्ट पढ़ने हैं, है ना। और अकेली साइंस आपके नंबर नहीं बनाने वाली, ये तो ट्रुथ है, आप भी जानते हो। सब सब्जेक्ट पढ़ो, इतने प्यार से, इतने अदब से पढ़ो कि वो सब आपको बहुत बेहतरीन तरीके से आए। जब आप पेपर करने बैठो ना, तो हर एक चीज़ अच्छी तरीके से आपको आती हो। तो अपने अमल और क्षार की रिएक्शन देखने वाले, एक बार मेटल के साथ में, एक बार मेटल कार्बोनेट, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। सर नॉन मेटल के साथ में क्यों नहीं देख रहे? अधातु के साथ में क्यों रिएक्शन नहीं देख रहे? बच्चा अधातु के साथ इसलिए रिएक्शन नहीं करे क्योंकि सारी की सारी अधातु ना रिएक्ट करती नहीं इन दोनों से, कुछ होती है जो करती है और कुछ के बारे में क्या ही पढ़ना फिर। इसलिए अपने हमेशा क्या देखते हैं, अमल और क्षार की धातुओं के साथ में अभिक्रिया देखते हैं, ना कि अधातु के साथ। ऐसे नहीं होती नहीं है। क्लोरीन ले लोगे, फॉस्फोरस ले लोगे, ठीक है, ऐसे अगर कुछ ले लेते हो ना आप नॉन मेटल, तो ये तो रिएक्ट भी कर जाते हैं। सल्फर ले लोगे तो ये रिएक्ट करते हैं, स्ट्रॉन्ग होना चाहिए बेस। लेकिन अपने थोड़ी इन तीनों के लिए पूरी रिएक्शन पढ़ेंगे क्या? नहीं पढ़नी। अपने एसिड ये देखना है कि एसिड और बेस की रिएक्शन मेटल के साथ कैसी होगी, और इनके साथ वो रिएक्ट भी नहीं करते। देखो
मेटल कार्बोनेट के साथ कैसी होगी, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ कैसे होगी। एसिड और बेस की रिएक्शन पानी के साथ कैसी होगी, जब एसिड और बेस खुद रिएक्ट करेंगे, आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। और जब याद रखना, जब क्या होगा, जब ये मेटल ऑक्साइड के साथ या नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट करेंगे तो क्या होगा। ये हमारा बेसिक रहेगा, तो ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए, है ना। तो ये याद रखना। अच्छा सर, ये बात क्लियर होनी चाहिए क्या। अच्छा सर, तो पहली रिएक्शन लिख लें हम, पहली रिएक्शन लिख दे। मैंने बोला लिख दो बच्चों, लिख दो। तो मैंने बोला एसिड जब बना, एसिड होता है। अब मैं कौन सी लिख रहा हूँ, मैं लिख रहा हूँ पहला धातुओं के साथ में, मेटल के साथ में अभिक्रिया, धातुओं के यानी मेटल के साथ में साथ अभिक्रिया देख रहा हूँ। तो ये कैसे करते हैं, तो ले लेना कोई अमल। मैंने बोला जैसे ही अमल की रिएक्शन, अमल होता है ना, उसकी क्रिया किसी धातु से कराई जाती है। किससे, कोई धातु से करवाई जाती है। धातु आगे लिख लेना, भले अमल पीछे लिख लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, है ना। इसकी रिएक्शन करवाई जाती है तो क्या हो जाता है सर, क्या हो क्या जाएगा, हो क्या जाएगा सर। एक तो आपका लवण बन जाएगा। क्या बन जाएगा, लवण। लवण कब बनता है, लवण कब बनता है, जब क्या हो, जब कोई क्षार और अमल जुड़ते हैं। तो सर असल में धातु क्षार की तरह व्यवहार करती है कि हाँ बच्चों, ये अमल है तो ये क्षार की तरह व्यवहार करने लग जाते हैं, हालांकि इतनी स्ट्रॉन्ग नहीं होती। ठीक है, साथ में क्या निकलेगी, ये साथ वाली चीज़ याद रखना, H2। सर ये H2 निकले, मुझे कैसे पता लगा। मैंने आपको शुरुआत में बताया था, जब ये H2 निकलते हैं ना, ये एक साउंड के साथ निकलते हैं। उस साउंड को कहते हैं पॉप साउंड। क्या कहते हैं, पॉप साउंड। तो ये एक साउंड के साथ निकलेगी जिसे कहेंगे पॉप साउंड। ठीक है, आप जैसे ये निकलेगी, आप इसे जलाओगे तो आवाज़ आएगी पोप 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 की, और बुलबुलों के साथ ही निकलती है। तो आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन गैस निकली है सर। अच्छा सर, एक एग्जांपल ले लो, बुक वाला ही ले लो क्या बच्चों, बुक वाला ही ले लो सर, है ना। तो एक आपके सामने बुक में दिया हुआ है कि अमल लिया हुआ है H2SO4, ठीक है, और ये बोल रहा है आपको क्या, देखो जब भी ये लोगे पानी में मिला के लोगे, नॉर्मल सी बात है, एक्वस लोगे, ठीक है। धातु इसने लिए जिंक, तो आपकी क्वेश्चन भी है, अगर जिंक के दाने H2SO4 में डाल दो तो क्या हो, है ना। तो जिंक ले ली धातु। अब क्या होगा, ये जिंक क्या करेगा, अमल का तो काम ही हाइड्रोजन निकालना, तो हाइड्रोजन निकाल देगा। और ये जो सल्फेट है ये किसके साथ जुड़ जाएगा, ये जिंक के साथ जुड़ जाएगा। और ये जिंक के साथ जब जुड़ जाएगा तो ये क्या बन जाएगा, ये लवण बन जाएगा। अच्छा सर, साथ में देखो यहाँ पे क्या बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया। क्या बच गया, हाइड्रोजन। तो ये क्या होगा, ये निकल जाएगा। अच्छा सर, ऐसे है सर, ये तो अमल की हो गई, ये तो अमल की होगी, मुझे तो दूसरी बताओ। तो बच्चों क्षार भी धातु के साथ में क्रिया करती है, क्षार भी। अब ये धातु कैसे काम करेगी, जब क्षार धातु के साथ क्रिया करेगी तो धातु अमल की तरह काम करेगी। क्या बनेगा, सेम वही लवण बनेगा, वही H2 बनेगी और निकल जाएगी। और जब ये निकलेगी तो तुम जलाओगे, जलाओगे इसे, तो ये कैसी साउंड देगी, पोप 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 की। ये बात समझ आ गई बच्चों। ये बात आपको याद रखनी है कि ना, जो क्षार होते हैं ना, वो किसी भी अरी गहरी धातु से क्रिया नहीं करते, वो एम्फोटेरिक धातु से क्रिया करते हैं। एम्फोटेरिक ये हमारे अगले चैप्टर में आएगा, लेकिन मैं आपको अभी एक ओवरव्यू देता हूँ। एम्फोटेरिक का मतलब क्या होता है, एम्फोटेरिक देखो, एम्फीबियन वर्ड आपने सुना होगा। एम्फीबियन का मतलब होता है जो क्या हो, ऐसा जीव जो जमीन पर भी रहता हो और जो पानी में भी रहता हो, उसे अपने एम्फीबियन कहते हैं, यानी दोनों काम कर सके। एम्फोटेरिक क्या होते हैं, एम्फोटेरिक वो होते हैं जो अमल की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं, ठीक है, और एसिड की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं और बेस की तरह भी व्यवहार कर सकते हैं। ऐसे मेटल को क्या कहते हैं, अपने एम्फोटेरिक कहते हैं। क्या कहते हैं, एम्फोटेरिक कहते हैं। तो बच्चों जब ये क्षार रिएक्ट करता है ना, तो ये किन से रिएक्ट करता है, एम्फोटेरिक धातुओं से रिएक्ट करता है। और क्षार भी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए तो ही वो जुड़ती है, ठीक है। हालांकि ये इसकी रिएक्शन भी थोड़ी है, इसलिए हमें नहीं पढ़नी, बस एक ही पढ़नी है रिएक्शन देखना। वो रिएक्शन क्या है कि क्षार ले लो, क्षार क्या ले लोगे आप, क्षार कौन सी लोगे बच्चों, तो क्षार आपके एग्जाम्पल में लिखी है, जैसे NaOH लिखी है। ये NaOH लेकर क्या डाल दोगे, धातु आपने ले ही रखी है जिंक, ये जिंक भी एम्फोटेरिक है। ये जिंक क्या करेगा, इसके साथ जुड़ेगा, डांस थोड़ी करेगा, है ना। क्या बना लेगा, NaZnO2। क्या बना लेगा,
ZnO2, और क्योंकि मैंने बोला था ये जिंकेट है, इसे जिंकेट कहते हैं। क्या कहते हैं? जिंकेट। इस जिंकेट के ऊपर कितना होता है? इस जिंकेट के ऊपर भी सीख लो, इसके ऊपर कितना होता है? -2 होता है। यानी ये कितने Na को लेगा? 2 Na लेने पड़ेंगे ना, क्योंकि इसे -2 चाहिए, इसे 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए, और Na 1 इलेक्ट्रॉन देता है, तो 2 कितने देंगे? 2 दे देंगे, तो इसका काम हो जाएगा। सर यहाँ पे तो Na2 है, यहाँ पे 2 Na, यहाँ पे 1 Na, तो क्या करूँ बच्चों? यहाँ पे 2 लगा देना, इतनी बड़ी बात ही नहीं है। ठीक है, और क्या निकलेगी? क्या बच गया? तो आप देख रहे हो सर यहाँ पे क्या बच रहा है? हाइड्रोजन चाचा बच गए, अपने हाइड्रोजन चाचा बच गए, तो वो निकल जाएंगे। तो ये बच्चों याद रखना। सर अगर मुझे खुद से कोई रिएक्शन बनानी हो तो फिर क्या करूँ? तो बच्चों आप ऐसा करना, बेस के लिए बता रहा हूँ फिलहाल, कि एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे। क्या करोगे? स्ट्रॉन्ग बेस ले लोगे। ये आपको दिख रही है कि मैं चेक करता हूँ? हाँ, तो आपको क्या कर लेना है? एक स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना है, और स्ट्रॉन्ग बेस लेकर उसकी रिएक्शन किसके साथ करवा दोगे? उसकी रिएक्शन जिंक के साथ करवा देना या एल्यूमिनियम के साथ करा देना। ठीक है, ये दो से करवा देना। आपका क्या होगा? आपकी रिएक्शन हो जाएगी। ठीक है, अगर पेपर में भूल जाते हो, और कोई भी अमल ले सकते हो, जरूरी नहीं H2SO4 लेना है, आप HCl भी ले सकते हो। HCl लेते तो क्या होता? जिंक लेते, उसके अंदर एसिड डालते तो क्या होता बच्चों? ये क्लोरीन इसके साथ जुड़ता। अब मैं तो जानता हूं कि जिंक है वो 2 इलेक्ट्रॉन देता है, तो मुझे क्लोरीन भी 2 लेने पड़ेंगे, तो क्या बन जाएगा? जिंक क्लोराइड प्लस क्या बन जाएगी? H2 गैस। तो बच्चों रिएक्शन आप खुद से भी बना सकते हो पेपर में, लेकिन क्योंकि ये आपकी बुक में लिखे इसलिए मैंने ये नोट डाउन करवाई है। आप खुद से भी बना सकते हो, ये आपकी मर्जी है। क्या एसिड दूसरा ले लो, ले लिया सर, जिंक की जगह और कोई मेटल ले लो, सोडियम ले लो, जरूरी थोड़ी है जिंक ही लेना है, मेटल लेना, कोई भी धातु ले लो, हो जाएगी ना। तो ये बात याद रखना, ये रिएक्शन आपको कम से कम आनी चाहिए। तो ये धातुओं के साथ अभिक्रिया, जब अम्ल या क्षार धातु के साथ अभिक्रिया करेंगे तो एक तो लवण बनेगा, एक हाइड्रोजन गैस बनेगी। अगली मेरी थी रिएक्शन किसके साथ? अगली मेरी रिएक्शन थी किसके साथ बच्चों? मेटल कार्बोनेट के साथ में। किसके साथ में? मेटल कार्बोनेट के साथ में। तो उसे देखते हैं, है ना। सर ये मेटल कार्बोनेट क्या होता है? अब भी बता देते हैं, अब भी बता देंगे आपको। देखो तो ये है धातु कार्बोनेट, या इसे क्या कहते हैं? मेटल कार्बोनेट। और मैंने बोला तो इसे मेटल कार्बोनेट के साथ देखेंगे क्या? नहीं, अपने धातु के हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ भी रिएक्शन को देखेंगे, हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ में रिएक्शन को देखेंगे। मैंने तो आपको बता रखा है कार्बोनेट और हाइड्रोजन कार्बोनेट में क्या होता है। कार्बोनेट के ऊपर कार्बोनेट को CO3 से लिखते हैं, हाइड्रोजन कार्बोनेट को HCO3 से लिखते हैं। कार्बोनेट के ऊपर -2 होता है, इसके ऊपर -1 होता है। सर इसके ऊपर -1 क्यों है? क्योंकि हाइड्रोजन इसके पास आ जाता है। हाइड्रोजन बोलता है मुझे 1 इलेक्ट्रॉन दे दे रहे, तो इसे 1 इलेक्ट्रॉन मिल जाता है। जब 1 इलेक्ट्रॉन इसे दे दिया तो इसके पास कितना रह जाएगा? 1 रह जाएगा, इसलिए ये -1 है। इसका नाम होता है कार्बोनेट, इसका नाम होता है बाइकार्बोनेट या हाइड्रोजन कार्बोनेट या हाइड्रोकार्बोनेट। तो आपको ये याद रखना है। तो ये धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट यानी मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट, ये बात आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, ये बात समझ आ गई होगी, ये बात आपको समझ आ गई होगी। अच्छा सर ये हो गया। अब रिएक्शन कैसे लिखूं? सर रिएक्शन कैसे लिखूं? मेन तो यही है। तो बच्चों ये याद रखना, क्या रखो कि जब धातु धातु, मैं आपको सिंपल बताता हूँ, धातु को पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि धातु के कार्बोनेट ही नहीं बनते, धातु के कार्बोनेट बनते ही नहीं है। अच्छा, और क्षार जो क्षार होते हैं वो भी मेटल कार्बोनेट से जुड़ती नहीं है। 1-2 रिएक्शन आपको मिल जाएगी, लेकिन उसमें आपको स्ट्रॉन्ग लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा? एकदम स्ट्रॉन्ग। क्या लेना पड़ेगा? एकदम स्ट्रॉन्ग बेस लेना पड़ेगा। जब आप स्ट्रॉन्ग बेस लोगे, क्योंकि ये भी क्या, ये भी बेस होता है, धातु कार्बोनेट हो गए ना, ये भी क्या होता है? बेस होते हैं। क्या होते हैं? बेस। और जब आप बेस की रिएक्शन, आप खुद सोच के देखो, आप बेस की रिएक्शन, ठीक है, बेस से करवाओगे, क्षार की रिएक्शन क्षार से कराओगे तो हो जाएगी क्या? आसानी से नहीं होगी। एक आपको बहुत ज़्यादा ताकतवर क्षार लेना पड़ेगा, एक ये तो है ही कमज़ोर, तो इससे क्या होगा? तो रिएक्शन भले ही हो जाए, वो भी अच्छे तरीके से नहीं होगी। तो इसलिए आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे धातु लेना है,
ठीक है, धातु कार्बोनेट लोगे और अम्लों की अपने इसके साथ रिएक्शन देखने वाले हैं। तो धातु जब होते हैं ना, ये अम्लों के साथ रिएक्ट करते हैं। धातु जो कार्बोनेट होते हैं जब ये अम्लों के साथ में रिएक्ट करते हैं, किसके साथ? अम्ल के साथ, तो क्या बनता है? एक तो आपका लवण बनता है। सर ये लवण तो बन ही जाता है। एक क्या बनेगा? एक CO2 बनेगा। क्या बनेगा? CO2 बनेगा। सर और कुछ भी बनता है क्या? और कुछ भी बनता है क्या सर? हाँ बच्चों, पानी भी बनता है। क्या बनता है? पानी भी बनता है। क्या बनता है? पानी भी बनता है। अच्छा सर ये बात है, पानी भी बन जाएगा। सर एक एग्जाम्पल तो ले दो, सुंदर सा ले लेते हैं बच्चों। कौन सा दे बताया जाए, है ना? तो कोई ले लेते हैं, अपने लेते हैं सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट का फॉर्मूला ये होता है, ये होता है ना। कैसे बना सर ये बता दो थोड़ा सा। Na क्या होता है? ये Na होता है सोडियम, ये होता है कार्बोनेट। सोडियम के ऊपर होता है +1, कार्बोनेट के ऊपर होता है -। तो मैंने बोला था प्लस माइनस लिखने की जरूरत है नहीं, क्योंकि आगे वाली चीज़ प्लस होती है और पीछे वाली चीज़ माइनस होती है। ये दो इसके पैरों में, ये एक इसके पैरों में, तो क्या बन जाएगा? Na2CO3। तो इसका फॉर्मूला क्या होता है सोडियम कार्बोनेट का? ये होता है। ठीक है, अब इसे मैं मिटो रहा हूँ। ये सोडियम कार्बोनेट है, ये किसके साथ रिएक्ट करेगा? अम्ल के साथ। कोई अम्ल ले लो, देखो आपको सिखा रहा हूँ, किताब में तो लिखी है। कोई भी अम्ल ले लो। HCl ले लेते हैं, आसान अम्ल है, याद भी रहता है। ले लिया सर। अब क्या होगा बच्चों? अब क्या होगा? यहाँ पे देखो, इसे 2 ले लेना। क्यों? क्योंकि मैं जानता हूँ ये Na है, ये प्लस हिस्सा है। क्या है? प्लस हिस्सा है। ये माइनस वाला हिस्सा है। अब मैं ये नहीं लिख रहा ये +2 है, ये -2 है, आप समझ जाना। ये भी प्लस वाला हिस्सा, ये भी माइनस वाला। तो इसका प्लस हिस्सा इसके माइनस हिस्से से जुड़ेगा, ये बात तो जानते हो। यहाँ पे Na2 है, तो मुझे क्लोरीन भी कितने लेने पड़ेंगे? 2 लेने पड़ेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे पहले ही 2 लगा दिया। अब क्या बनेगा? मैं जानता हूँ एक तो लवण बनने वाला है, NaCl बन गया सर। NaCl का नाम क्या होता है? तो सोडियम क्लोराइड होता है, क्योंकि पहले सोडियम है फिर क्लोरीन है, और क्लोरीन के ऊपर अगर माइनस होता है तो क्लोराइड कहते हैं। अच्छा सर, और क्या बनेगा? और मैंने बोल दिया CO2 बनेगी। और क्या बनेगा सर? और पानी बनेगा। यानी जब ये ऐसी रिएक्शन करा रहे हो तो पहले CO2 और पानी बना देना, और जो बच जाएगा उससे क्या बन जाएगा? उससे तुम्हारा काम हो जाएगा। जैसे अब यहाँ पे क्या थे? 2 हाइड्रोजन बचे थे, तो H2O के रूप में निकल गए। देखो 2 हाइड्रोजन थे, और यहाँ पे देखो ये CO2 निकलनी थी। कार्बोनेट से हमेशा क्या होती है? CO2 निकलती है। क्या निकलती है? CO2 निकलती है, साथ में एक ऑक्सीजन निकलेगा। ये CO2 है, ये तो निकल गई, ये ऑक्सीजन है, इस 2 हाइड्रोजन से जुड़ गया और उसने क्या बना लिया? पानी बना लिया। तो इसका नाम क्या था बच्चों? इसका नाम था सोडियम कार्बोनेट। इसकी रिएक्शन जब हाइड्रोक्लोरिक एसिड से करवाई गई तो क्या बनता है? एक तो सोडियम क्लोराइड बनता है, एक CO2 बनती है, एक पानी बनता है। ये आपकी क्लियर होनी चाहिए बात। अच्छा सर, किताब में क्या लिखा है? किताब वाली बता दो सर। तो बच्चों अब भी किताब वाली भी बता देते हैं आपको, क्योंकि लास्ट में तो किताब वाली भी आपको आनी चाहिए ना। हाँ ये तो है सर, किताब वाली भी आनी तो चाहिए। तो अब देखते हैं, किताब में भी ये देख रखी है। देखो कितने खुश नसीब हो तुम, है ना? कितने खुश नसीब हो सर। ये तो होगी इसके साथ। सर यहाँ पे लिखा धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट, तो क्या होगा बच्चों? अगर तुम धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी लेते ना यहाँ पे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, इसकी जगह क्या ले लेते? धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट भी ले लेते हैं ना, तो भी कोई खासा फर्क नहीं बनता, ये सेम की सेम चीज बनती है। अच्छा सर ये बात है। और इसका भी नाम पढ़ने वाले हो आप, क्या होता है? इसका भी नाम पढ़ने वाले हो, क्या होता है? टेंशन मत लो बस। अब क्या है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये तो पहला हो गया। अब मैं हाइड्रोजन कार्बोनेट लेता हूँ, तो सोडियम मैं क्या ले रहा हूँ? सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये कैसे लिखा? तो आप जानते हो सोडियम के ऊपर क्या होता है? +1। हाइड्रोजन कार्बोनेट के ऊपर क्या होता है? -1। माइनस प्लस लिखने की जरूरत होती नहीं। ये एक सोडियम के पैरों में, ये एक इसके पैरों में, जब ये जुड़ेंगे तो क्या बना लेंगे? ये बना लेंगे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। तो इसका फॉर्मूला ये होगा। अब जब ये जुड़ चुके हैं, ये बन चुका है, इसकी रिएक्शन अपने किससे कराने वाले हैं? HCl से करवाने वाले हैं। और जब HCl से इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो क्या बनेगा? खुद बता दो तुम। एक तो लवण ही बनने वाला है। अच्छा सर, एक लवण बनने वाला है। एक देखो Na है, एक Cl है, क्या हो जाएगा? NaCl बन जाएगा। अच्छा सर, NaCl बन गया। यहाँ पे देखो, मैंने बोला यहाँ पे CO3 है, और जहाँ पे CO3 होता है वहां से क्या निकलती है? मैंने बोला एक तो CO2 निकलती है, एक ऑक्सीजन निकलता है। तो यहाँ पे क्या होगा? एक CO2 निकल जाएगी, और क्या निकल जाएगा बच्चों? एक हाइड्रोजन यहाँ है, एक हाइड्रोजन ये रहा,
एक हाइड्रोजन ये रहा, और जब ये रहा कर रहा हूं तो समझो क्या निकलने वाला है, पानी निकलने वाला है, क्योंकि 2 हाइड्रोजन हो गया और 1 ऑक्सीजन इस कार्बोनेट से आ गया तो पानी निकलने वाला है। ये भी समझ आ गई होगी, ठीक है। इसका नाम क्या होता है? सोडियम क्लोराइड होता है, जब अपने घर में यूज करते हैं। इसे टेबल सॉल्ट भी कहते हैं, क्योंकि टेबल पर पड़ा रहता है, ये अपने टेबल पर पड़ा रहता है। ये बनता कैसे है सर? सीख लेंगे यार, टेंशन नहीं लेने का, टेंशन देने का हमेशा, है ना सर। ये भी समझ तो आ गई, है ना, ये भी समझ आ गई सर। और कुछ है क्या? हाँ बच्चों, एक रिएक्शन तो और रह गई। ये कौन सी है सर? तो ये कौन सी है ये देखते हैं अपने, है ना। तो इसे मैं थोड़ा सा मिटो रहा हूं, देखना। इसी के अंदर तुम्हारे एक रिएक्शन लिखी है, देखो वो तो आगे भी अपने पढ़ लेंगे। खैर, इसने क्या लिया? इसने क्या लिया? इसने ये लिया कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ले लिया। लेने के बाद में ये क्या बोल रहा है? इसे क्या कहते हैं? मैंने आपको बताया था, इसे स्लिक्ड लाइम, बुझा हुआ चूना कहते हैं। क्या कहते हैं? बुझा हुआ चूना, स्लिक्ड लाइम कहते हैं, बुझा हुआ चूना कहते हैं। अच्छा सर, इसमें से इसके अंदर उसने क्या गुजारी? CO2। याद अपना ने दीवारों पर कर दी थी, कुछ दिन बाद क्या होता है? पानी निकल जाता है, CO2 जुड़ जाती है। सेम वैसा होगा, ये बुझा हुआ चूना है। इस बुझे हुए चूने में से अगर मान लो नॉर्मल मटके में है और मैं इसके अंदर CO2 भेज दूं, क्या भेज दूं? CO2 गैस, तो क्या होगा? तो क्या होगा सर? तो ये रिएक्शन अलग है, लेकिन मैं बता रहा हूं, देखो तुम्हारे दे रखे हैं इसलिए। तो क्या आ जाएगा? कैल्शियम। अब मैं जानता हूं इसके अंदर OH है, और OH जहां पे होता है मैंने आपको पहले भी बताया था, क्या होता था? कली जब लगाते थे कैल्शियम हाइड्रोक्साइड होता था वो, और जब कली लगाते थे तो क्या होता था? वो पानी निकल जाता था और CO2 जुड़ जाती थी। तो यहाँ पे भी पानी निकलेगा तो पानी निकाल दो। कि मैं बता रहा हूं ये CO2 निकल रही है, ये CO2 निकल रही है, इस CO2 का यूज नहीं करोगे क्या? वापस से बता रहा हूं, बारी बारी ये CO2 निकली, ये CO2 का यूज नहीं कर सकते। CO2 को भर लो एक जगह, भर ली, ठीक है, और आप इसमें यूज कर सकते हो। अभी देखना मैं ये रिएक्शन करके आपको कितना मस्त तरीके से बताता हूँ ये चीजें। ये कैल्शियम है, इसके साथ ये CO2 जुड़ने वाली है, पानी तो निकलने वाला है, ये मैं कंफर्म हूँ सर, मैंने पहले पढ़ा है सर, पहले पढ़ा है ये मैंने। तो एक ऑक्सीजन बच जाएगी ना, देखो 2 ऑक्सीजन यहाँ पे है, 2 हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन निकल गए, 1 ऑक्सीजन निकल गई साथ में, क्या बच गई? 1 ऑक्सीजन यहाँ पे बच गई, यहाँ पे CO2 बच गई, क्या बना लेगा? ये बना लेगा। इसका नाम क्या होगा? देखो पहले कैल्शियम है, बाद में कार्बोनेट है, इसलिए इसका नाम कैल्शियम कार्बोनेट होता है। क्या होता है? कैल्शियम कार्बोनेट होता है। और ये क्या करता है? ये चूने के पानी को क्या कर देता है? चूने के पानी को दूधिया कर देता है। इसकी वजह से जब ये बनता है ना, ये सफ़ेद रंग का होता है। कैसा रंग का होता है? सफ़ेद रंग का। और ये क्या कर देता है? चूने के पानी इसकी वजह से दूधिया हो जाता है। क्या हो जाता है? दूधिया हो जाता है। ये बात समझ आ गई होगी अब। सर ये रिएक्शन क्यों करवाई? देखो सिंपल सी बात है, जब आप धातु कार्बोनेट या धातु हाइड्रोजन कार्बोनेट की रिएक्शन अम्ल के साथ करवा रहे थे, तो एक लवण बन रहा था, एक CO2 बन रहा था, एक पानी बन रहा था। ये बात तो समझ आ गई थी। सर ये CO2 बन रही है, इसका पता कैसे लगाए? है ना, CO2 बन रही है, इसका पता कैसे ले? तो पास में कली वाला क्या लेना? मटका लेना, और जो ये CO2 निकल रही है ना, उसके अंदर से गुजार देना। जब आप उसके अंदर से ये गुजारोगे ना, तो CO2 का काम क्या है? ये CO2 होती है ना, इसके अंदर से पानी निकाल देती है, और जब ये पानी निकलता है तो यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट बनता है, जो कैसा होता है? दूधिया होता है। तो आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है, कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया कर देती है? तो CO2 गैस है, जो चूने के पानी को क्या कर देती है? चूने के पानी को दूधिया कर देती है। ये वो वाली गैस है, दूधिया कर देती है, ये वो वाली गैस है। समझ आ गया? तो याद रखना कि मुझे CO2 निकली, कैसा पता लगा? मुझे CO2 निकली कैसे पता लगा? ये मुझे ऐसे पता लगा क्योंकि इस गैस को जब मैंने ना इस चूने के पानी में से गुजारा तो ये दूधिया हो गया, और दूधिया हो गया तो मुझे पता लग गया कि किसकी वजह से होया होगा? CO2 की वजह से होया होगा। तो ये बात आपको याद रखनी है। और क्या बनने पर हुआ? ये चीज़ बनी इसलिए हुआ। किसकी वजह से हुआ? तो CO2 की वजह से हुआ। ये चीज़ आपके दिमाग में फिट होनी चाहिए। सर ये रिएक्शन इसी में पढ़नी है? नहीं बच्चों, ये रिएक्शन आप
एक चीज और पढ़ोगे, मैंने आपको बोला था जो क्षार होते हैं, तो ये क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड में OH है, और जिसके अंदर OH होता है वो OH देगा, और जब ये OH देगा तो क्या होगा, क्षार होगा ना, क्योंकि क्षार OH देते हैं, तो ये क्षार है, ये क्षार है। जब ये क्षार है, इसकी क्रिया अब मैंने आपको बताई थी, अपने किससे कराएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड से। किसके साथ कराएंगे, नॉन मेटल के ऑक्साइड में। कार्बन क्या नॉन मेटल है, ये इसके क्या ऑक्साइड है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कार्बन क्या एक नॉन मेटल है, ठीक है, और ये ऑक्सीजन साथ में, ऑक्सीजन अगर माइनस होता है तो उससे ऑक्साइड कहते हैं, इसलिए इसका नाम क्या हो गया, कार्बन डाइऑक्साइड। इसलिए ये क्या है, ये नॉन मेटल ऑक्साइड। यानी अपने एक रिएक्शन पढ़ने वाले आगे कि क्षार की क्रिया नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में, उसमें भी सेम चीज बनेगी। क्या बनेगा, एक कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा, एक पानी बनेगा, तो उसके अंदर भी आने वाली है। कितनी देखो कितनी खूबसूरत बात थी ना, कि मुझे CO2 निकल रही है, कैसा पता लगेगा, पहले हाइड्रोजन निकल रही थी, कैसे पता लग रहा था कि हाइड्रोजन सर जब निकल रही थी ना, तो उसे जलाते हैं, उसके पास में कोई चीज, तो क्या होता है, वो पॉप की आवाज करती है। अच्छा सर ऐसा था। और यहाँ पे CO2 निकल रही है, कैसे पता लगा, कि इसने चूने के पानी को क्या कर दिया, दूधिया कर दिया। ये बात आपको बहुत बार पेपर में आने वाली है। एक बार क्या ले लेगा, अंडा ले लेगा, अंडा होता है ना, वो भी कैल्शियम कार्बोनेट का बना होता है, तो ये याद रखना। तो बहुत सारी चीजें होगी देखना जो आप पढ़ोगे, और इससे रिलेट करते हुए अपने क्वेश्चन करेंगे यार, टेंशन मत लेना बस, है ना। मेरी बातों से किसको टेंशन हो जाए वो अलग है, उसके लिए माफ करना, है ना। अब क्या है सर, अब क्या है, ये तो समझ लिया सर। अब अपने देखेंगे कि एसिड और बेस आपस में कैसे रिएक्ट करते हैं, ठीक है। एसिड और बेस, अब देखो थोड़ा मुझे याद नहीं है, मैंने आगे पीछे कर दिया हो कि जो रिएक्शन पहले लिखाई हो, लेकिन ये सीक्वेंस में भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। एसिड और बेस यानी अम्ल और क्षार की आपस में क्रिया, की आपस में अभिक्रिया, ये कैसे होती है, इसे भी समझ लेते हैं। तो बच्चों जब अपने एक एसिड ले लेंगे, जब ये अम्ल क्षार से अभिक्रिया करते हैं, किससे, क्षार से अभिक्रिया करते हैं, तो क्या बनता है, मैंने अभी बहुत बार बता दिया आपको, लवण बनता है, साथ में पानी बनेगा, और पानी बनते ही इसमें एक गर्मी और निकलती है, गर्मी भी निकलती है, उष्मा भी निकलती है, तो उष्मा निकलती है। सर ये कैसे लेने हैं, तो बच्चों ये याद रखना, ये एक्वस लेने हैं, एक्वस यानी पानी में मिला के लेने हैं, पानी में मिला के लेने, ऐसे नहीं ले लेने। ये बात समझ आ गई। अच्छा सर ये बात है, चलो ये तो समझ गया सर, मैं ये समझ गया, रिएक्शन लगाओ सर। तो बच्चों आप क्या ले लोगे, अम्ल की जगह अपनी मर्जी से कोई भी ले सकते हो, HCl ले लिया। बेस क्या ले लोगे, बेस ले लोगे NaOH, ये भी एक्वस है, ये भी एक्वस है। सर इसका नाम क्या है, देखो ये इसमें दो चीजें, एक हाइड्रोजन है एक क्लोराइड है, इसलिए इसका नाम होता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, हाइड्रोजन क्लोराइड है ये, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। इसका नाम क्या होता है, सोडियम, और ये होता है हाइड्रोक्साइड, क्या होता है, हाइड्रोक्साइड, तो इसका नाम क्या हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक है। ये जब रिएक्ट करते हैं तो क्या बनेगा, नमक बनेगा। अब सर मुझे कैसे पता लगा क्या बनेगा, तो याद रखना बच्चों, ये देखो ये आगे वाला हिस्सा क्या होता है प्लस, दूसरे वाला हिस्सा क्या होता है माइनस, ये वाला हिस्सा क्या होगा प्लस, ये वाला हिस्सा क्या होगा माइनस, और आप जानते हो प्लस वाला हिस्सा इसके माइनस वाले से जुड़ेगा, ये वाला हिस्सा जो कि माइनस है वो इसके प्लस वाले से जुड़ेगा, तो ऐसा होगा ना। हाँ सर ऐसा ही कुछ होगा, क्या बन जाएगा, तो बच्चों जब ये प्लस वाला हिस्सा इसके माइनस वाले से जुड़ेगा तो NaCl बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NaCl। यहाँ पे OH बच गया, यहाँ पे हाइड्रोजन बच गया, तो क्या बना लेगा, ये H2O बना लेगा। साथ में क्या बनेगी, गर्मी, जो आपको बहुत लगती है, इसी को क्या कहते हैं, इसी को नमक कह देते हैं। तो ये बात याद रखना। अब देखते हैं कि यार आपकी इसके अलावा कुछ लिखी है क्या, नहीं। देखो बच्चों एक ही रिएक्शन लिखनी है, कितनी मौज की बात है आपके लिए। अब रिएक्शन है ना, देखो जल्दी से कर रहे हैं हम, स्पीडों से कर रहे हैं, नहीं कर रहे, कर रहे हैं सर, बिल्कुल स्पीड से चल रहे हैं, एकदम मजे आ रहे हैं, सारा कवर हो जाएगा सिलेबस सर ऐसे ही स्पीड से, तो जल्दी से, है ना। हाँ बच्चों ये तो है, ये तो मैं मानता हूँ, बच्चे आप होशियार हो, जल्दी से कर ही लेते हो, तो कोई टेंशन नहीं आती मेरे जैसे को। अब अम्ल की क्रिया, अम्ल की क्रिया अभिक्रिया अपने देखेंगे किसके साथ में, अम्ल की अभिक्रिया अपने देखेंगे, अम्ल की अभिक्रिया किसके साथ देखेंगे, मेटल ऑक्साइड के साथ में, किसके साथ में,
मेटल के ऑक्साइड में, यानी धातु के ऑक्साइड के साथ, मेटल ऑक्साइड के साथ में। अच्छा सर ये बात है। सर कौन सा लूँ सर? तो जो बुक में लिखा अपने वही एग्जाम्पल लेंगे, आपको टेंशन ना देंगे। ठीक है, देखो बुक में तो एग्जाम्पल भी नहीं लिखा, ये बुक वाले कितने निकम्मे हैं, इन्होंने एग्जाम्पल तक नहीं लिखा और आपको बोलते याद करो। ये तो बड़ी नाइंसाफ़ी है आपके साथ में, है ना। तो क्या है, ये बोल रहा है मेटल के ऑक्साइड के साथ में जब अमल क्रिया करता है तो क्या बनता है ना। तो ये क्या बनेगा, तो आपको ये बात याद रखनी है क्या बनने वाला है। तो ये देखना आप, जब मेटल ऑक्साइड होता है ना, मेटल ऑक्साइड धातु का ऑक्साइड होता है, वो एसिड से जब रिएक्ट करता है, अमल से जब रिएक्ट करता है तो क्या बनाएगा बच्चों, आप खुद दिमाग लगाओ, मैंने आपको बता रखा है। जब मेटल ऑक्साइड होता है वो धातु से रिएक्ट करता, अमल से रिएक्ट करता है तो क्या बनता है, एक तो बच्चों बनता है सोल्ट यानी लवण, सोल्ट बनता है, सोल्ट यानी लवण। एक बनता है H2O। अच्छा सर ये दो चीज़ें हो सकती है क्या? हाँ बच्चों ये दो चीज़ें हो सकती है, ये दो चीज़ें बन सकती है सर, ये तो समझ आ गया, लेकिन अब मुझे एक रिएक्शन चाहिए सर, इसके अंदर तो ना लिखी, तो क्या करूँ क्या करूँ क्या करूँ सर मुझे बताओ। तो कुछ नहीं, रिएक्शन आपके लिए जी हाजिर कर देंगे। आपको लेना है कॉपर ऑक्साइड, ऑक्साइड है कॉपर धातु है, मेटल है, उसका क्या ले लिया, ऑक्साइड ले लिया, तो ये क्या हो गया कॉपर ऑक्साइड। अच्छा सर एसिड की जगह क्या लूँ, तो सबसे आसान एसिड ले लेना, आसान है आसान है आसान है। हाँ सर इसके ऊपर प्लस होता है, हाँ मैं जानता हूँ, +2 होता है, बल्कि इसके ऊपर -2 होता है। हाँ सर इसके ऊपर +1 होता है, इसके ऊपर -1 होता है। अच्छा सर तो सर मैं 2 ले लूँ क्या? हाँ बच्चों इसे 2 ले लेना, क्योंकि हाइड्रोजन, क्योंकि क्या होगा मुझे 2 H की जरूरत पड़ेगी ना, पानी बनेगा। तो क्या बनेगा बच्चों, एक तो पानी बनेगा। सर पानी बनने के लिए क्या चाहिए, 2 हाइड्रोजन चाहिए और क्या चाहिए, 1 ऑक्सीजन चाहिए। अच्छा सर ये हो गया। सर बच क्या गया, एक तो बच गया Cu, और देखो 1 क्लोरीन ये और 1 नहीं, यहाँ पे मुझे कितने दे रखे 2, तो क्या बन जाएगा CuCl2 बन जाएगा। ये बात क्लियर है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर? सर मैंने सुना था एक कॉपर होता है +1 वाला, एक कॉपर होता है +2 वाला, क्लोरीन के ऊपर होता है -1, यानी क्लोरीन को 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन इसने तो 2 क्लोरीन को जोड़ रखा है, यानी इसने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, 1 क्लोरीन। इस कॉपर ने कितने इलेक्ट्रॉन दिए होंगे, इसने 1 इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन 2 करके दिया होगा, इस क्लोरीन को इलेक्ट्रॉन 2 करके दिया होगा या नहीं। तो इसने 2 इलेक्ट्रॉन दिए है सर, और मैं जानता हूं कि ये +1 वाला भी हो सकता है, +2 वाला भी हो सकता है, और जब ये +2 वाला होता है तो इसे क्या कहते हैं बच्चों, इसे अपने कहते हैं क्यूप्रिक। मैंने बताया था अगर कोई चीज़ ज़्यादा प्लस में है तो इक लगाएंगे, तो कॉपर के साथ में इक लगाएंगे तो क्या हो जाएगा, ये क्यूप्रिक हो जाएगा। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बच्चों, इसका नाम हो जाएगा क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्योंकि मैं तो जानता हूँ कि Cl को क्लोराइड कहते हैं, तो इसका नाम क्या होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड, क्यूप्रिक क्लोराइड। ये बात आपको याद रहनी चाहिए, ये बात आपको याद रहनी चाहिए। और सर ये बात बताओ मुझे, ये बात बताओ इसका कलर कैसा होता है? तो बच्चों इसका कलर आपको याद रखना है, इसका जो कलर होता है ना, इसका कलर होता है क्यूप्रिक क्लोराइड का, वो ब्लू और ग्रीन कलर का होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है, ब्लू ग्रीन कलर। तो ये जो क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है इसका कलर कैसा होता है, ब्लू ग्रीन कलर होता है। तो ये बात आपको याद रहेगी। और सर ये कॉपर ऑक्साइड की, ये कॉपर ऑक्साइड होता है तो इसका कलर क्या होता था, ये मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ। इसका कलर क्या होता है, इसका कलर ब्लैक होता है, ब्राउन मुंडे नहीं ब्लैक मुंडे, तो ये ब्लैक होता है। और जब इसके रिएक्शन एसिड के साथ कराते हैं तो कॉपर क्लोराइड बनता है, क्यूप्रिक क्लोराइड बनता है, जिसका कलर क्या होता है, ब्लू ग्रीन। सर इसे लिखने का कोई दूसरा तरीका भी है? हाँ बच्चों आप इसे कॉपर, क्योंकि ये कॉपर 2 वाला है तो ब्रैकेट में 2 लगा के भी क्लोराइड लिख सकते हो। नाम लिखने के बहुत सारे तरीके, आप ऐसे भी लिख सकते हो। अच्छा सर ये बात है, अब तो समझ आ गई ये बात। अब सर एक रिएक्शन हमारी रहती है, अब सर हमारी एक रिएक्शन रहती है ना, वो भी समझ लेते हैं, वो भी समझ लेते हैं अपने। क्या है वो रिएक्शन, क्या है वो रिएक्शन है तातिया, मुझे बताओ ना। तो बताते हैं आपको। ये देखो मिटाने का स्टाइल भी अपना अलग है, अनोखा। तो अब अपने देखेंगे क्षार की रिएक्शन, क्षार की अभिक्रिया। मैंने बोला था क्षार की अभिक्रिया मेटल ऑक्साइड के साथ होती नहीं है, क्यों? क्योंकि याद है अभी क्या किया मैंने, अमल की रिएक्शन जब मैंने मेटल ऑक्साइड के साथ में कराई, वापस लिख रहा हूँ तुम्हारे लिए, देखो ताकि अब समझ आए तुम्हें।
तो क्या बना, लवण बना और H2 बना, पानी बना। तो बच्चों ये सेम अभिक्रिया क्या इस वाली में नहीं हो रही थी? जब मैंने अम्ल और क्षार की अभिक्रिया कराई थी तो भी तो क्या बन रहा था, लवण बन रहा था और H2 बन रहा था। इससे एक बात समझ आ रही है आपको? इससे एक बात समझ आ रही है कि जितने भी मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे काम करते हैं, वो क्षार की तरह काम करते हैं। तो इनकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। ये भी आपकी क्वेश्चन है। तो जितने भी मेटल ऑक्साइड है उसकी प्रकृति कैसी होती है, क्षारीय होती है। अच्छा सर, लेकिन अब तो सर मैं क्षार ले रहा हूँ, अब देखो क्षार के क्षार से क्रिया करेगा। सर ये तो अच्छा नहीं लग रहा। हाँ कर सकता है, लेकिन बहुत मुश्किल कंडीशन, और बहुत मुश्किल कंडीशन अपने क्या करेंगे अपने 10वीं में, क्या करना है ना। तो आपको क्या लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेना है, नॉन मेटल ऑक्साइड ले लेना है, उसके साथ क्षार क्रिया करता है। और मैंने अभी आपको बताया जब क्षार है वो नॉन मेटल ऑक्साइड के साथ में रिएक्शन करेगा तो लवण और पानी बनेगा। यही सेम इसमें बनने वाला है, कुछ अलग नहीं बनने वाला। और मैंने अभी आपको बताया, अभी क्या बताया कि क्षार और अम्ल जब क्रिया करते हैं तो भी क्या बनता है, तो भी लवण और पानी बनता है। इसका मतलब क्या हुआ, जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं उनकी प्रकृति कैसी होती है, अम्लीय होती है। देखो ये क्षार है, ये लवण है, ये H2O है, तो इसे क्या होना पड़ेगा, इसे अम्लीय होना पड़ेगा। तो जितने भी नॉन मेटल ऑक्साइड होते हैं वो कैसे होते हैं, वो अम्लीय होते हैं। सर एक रिएक्शन करवा दो तगड़ी सी। सर मैंने अभी एक रिएक्शन सीखी थी, अभी आपने मुझे बताई थी, मेरा दिमाग बड़ा तेज है, मैंने याद कर ली थी। अच्छा सर वो कौन सी थी? सर आपने एक ना ये लिया था, जितना मुझे याद है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये कैसे बना था सर? ये आपने पुरानी क्लासों में बताया था। सर एक बार वापस से बताऊं? हम वापस से बता देंगे आपको। देखो पुरानी क्लास का थोड़ा सा रिकॉल करते हैं। याद है ये चूना था, चूने को अपने ने पानी में डाल दिया था, चूने को पानी में डाल दिया था तो इसने क्या किया, पानी के साथ ये जुड़ गया था। और पानी क्या करता है, चीज़ों को बुझा देता है, तो ये बुझ गया था। तो ये बुझा हुआ चूना ये बन गया था, याद है ना, बुझा हुआ चूना बन गया था। ये क्या था, क्विक लाइम था, क्विक लाइम चूना था। और ये क्या था, ये बुझा हुआ चूना था। ये क्या था, बुझा हुआ चूना, सिलेक्ट लाइम। इसे लाइम का पानी भी कह देते हैं, चूना पानी। ये बात समझ आ गई। इस चूने के पानी को अपने दीवारों पर लगाते थे, CO2 आती थी और जुड़ जाती थी और पानी को बाहर निकाल देती थी। लेकिन इस बार मैं ऐसे नहीं कर रहा, इस बार मैं मटके में ही ना जो CO2 पहले निकली थी ना, अपने जब मेटल कार्बोनेट मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट के साथ रिएक्शन कराई थी, उसी CO2 का यूज़ करूंगा मैं। और उस CO2 का जब मैं यूज़ करता हूं तो क्या होता है, देखो यहाँ पे लिख रहा हूँ, ये CO2 इसके साथ जुड़ जाती है, ये CO2 इसके साथ जुड़ जाएगी तो क्या बना लेगी, क्या बना लेगी बच्चों, बता सकते हो, बता सकते हो क्या बना लेगी? मैंने आपको बता दिया, कैल्शियम कार्बोनेट बना लेगी। साथ में क्या बनता है, साथ में पानी निकलता है। तो ये देखो ये क्या है, ये एक क्षार है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या थी, देखो कार्बन एक नॉन मेटल, साथ में ऑक्साइड, तो ये हो गया नॉन मेटल ऑक्साइड। नाम क्या हो जाएगा इसका, कार्बन 2 के लिए डाई आता है, डाई, और कितने डाई है, 2 ऑक्साइड है। कितने ऑक्साइड है, 2 ऑक्साइड है, इसलिए ये क्या हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये जुड़े तो इसने कैल्शियम कार्बोनेट बना लिया, साथ में पानी बना लिया, तो मुश्किल था क्या। और ये क्या करता है, ये दीवारों पर चमक लाने के लिए यूज़ करते हैं। दीवारों पर जैसे ही लगाते हैं ना अपने, दीवारों पर चमक आ जाती है। पहले क्या करो, चूना लोगे, चूने में पानी डालोगे और कली कर दो। कली से क्या होगी, कली से वाइट वॉशिंग आती थी, मैंने आपको बताया था, सफ़ेदी आ जाती थी। और जब इसके साथ CO2 जुड़ती है ना, ये चीज़ बनती है, तो दीवारों पर चमक आ जाती है कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से। अच्छा सर एक चीज़ पहले ना रुक गई थी मेरी बुक में, एक और चीज़ लिखी थी इसके साथ में, मुझे समझ नहीं आई, समझा दोगे सर? मैंने बोला हाँ, लेकिन बच्चों इससे मिटोना पड़ेगा, मिटो देते हैं, है ना, आपने लिख ली होगी। क्या होता है सर, मेरी रिएक्शन लिखी थी, अगर ये कैल्शियम कार्बोनेट और पानी ज़्यादा बन जाए ना सर, ये चीज़ है मेरे पास, ये चीज़ है। कभी कभी CO2 अपने क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा ही दे देते हैं। बहुत ज़्यादा होने के कारण ये क्या करती है, जैसे ये चीज़ बनती है ना, इसके साथ और आ जाती है कि CO2 कभी कभी बहुत ज़्यादा दे देते हैं। CO2 की वजह से पहले तो ये चीज़ बनती है और फिर ये CO2 ही इस चीज़ के साथ जुड़ने लगती है, कैल्शियम कार्बोनेट के साथ जुड़ने लगती है। और जब ये इसके साथ जुड़ती है बच्चों, जब ये इसके साथ जुड़ती है तो क्या बना सकती है, बता सकता है कोई? तो जब ये इसके साथ जुड़ती है ना बच्चों, तो ये बना लेते हैं क्या, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। ये बात याद रहेगी आपको? हाँ सर ये बात तो याद रहेगी। ये बना लेती है और ये चीज़ पानी में कैसी होती है, सोल्यूबल होती है, पानी में विलय होती है, पानी में घुल जाती है, पानी में ये घुल जाती है। इसका नाम क्या हो जाएगा सर, ये कैल्शियम
ये हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, कैल्शियम का हाइड्रोजन कार्बोनेट। और ये पानी में क्या होता है, ये पानी में घुलता है और कैसा रंग का होगा, सफ़ेद रंग का ही होगा। कैसे रंग का होगा, सफ़ेद रंग का होगा। तो ये बात याद रखनी है। सर एक रिएक्शन रह गई, एक रिएक्शन कि सर पानी में डालने पर क्या होता है, ये तो आपने लिख ली होगी बड़े प्यार से। क्या हुआ, चूना लेना है, पानी में घोल देना है, पानी में घोलते हो भुजा हुआ चूना बनेगा, भुजे हुए चूने में से CO2 को गुजार देना है, कैल्शियम कार्बोनेट बनेगा। कई बार CO2 अपने ज़्यादा दे देते हैं तो वापस से आगे जुड़ने के लिए वापस से आ जाती है, जुड़ेगी तो कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट बनेगा, साथ में ये पानी में घुलता है। इतनी सी रिएक्शन थी। अच्छा सर मिटो देते हैं इसे, है ना। कितनी आसान है, देखो ज़िंदगी कितनी आसान है, सब हो रहा है मस्ती से, है ना। बस यही पढ़ते रहो, अब पढ़ लोगे तो बाद में नहीं पढ़ना पड़ेगा, ऐसा कहते हैं, लेकिन बाद में भी यार पढ़ना पड़ जाता है। इसलिए तो यही है, देखो मैं आपको बता दूं, है ना, मैं एग्जाम्पल खड़ा, ठीक है। फिर आएगा जल के साथ अभिक्रिया। जल के साथ अभिक्रिया ये कैसे होती है, तो जल के साथ अभिक्रिया देखना बच्चों, जैसे ही अपने अम्ल को जल में डालते हैं ना, अम्ल को जल में डालते हैं, यानी एसिड को वाटर में डालेंगे तो क्या करेगा, ये जो अम्ल होता है ना, ये अपना H+ आयन निकाल देता है। ये क्या कर देता है, H+ आयन निकाल देता है, ठीक है। इसे कोई क्या कहते हैं, अपने हाइड्रोजन आयन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन, क्या कहते हैं, हाइड्रोजन आयन। और ये H+ क्या करता है, देखो आपने किसके अंदर डाला, HCl लिया, मान लो मैंने HCl ले लिया, इसे मैं पानी में डाल रहा हूँ, तो क्या होगा, ये HCl अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा पानी में जाते ही। जैसे ये पानी में जाते ही अपना हाइड्रोजन छोड़ेगा ना, तो ये हाइड्रोजन क्या करता है, कभी कभी अकेले नहीं रहता, वो इसके साथ पानी के साथ जुड़ जाता है, और पानी के साथ जुड़कर वो क्या कर लेता है, एक तो ये बन गया आयन, क्योंकि अकेला रह गया तो Cl- रह जाएगा, और ये हाइड्रोजन इस पानी से जुड़ जाएगा तो क्या बना लेगा, H3O+ बना लेगा, और इसका नाम होता है हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं, हाइड्रोनियम आयन। क्या कहते हैं इसे, हाइड्रोनियम आयन। और याद रखना, अगर किसी चीज़ के अंदर से बिजली प्रवाहित करनी है, अगर किसी चीज़ के अंदर से बिजली प्रवाहित करनी है तो उसके अंदर क्या होने चाहिए, आयन होने चाहिए, ठीक है। तो ये याद रखना। तो क्वेश्चन आएगा तुम्हारे, ग्लूकोज हो गया, अल्कोहल हो गया, ये क्या है, इनके अंदर हाइड्रोजन है, इनके अंदर हाइड्रोजन है, लेकिन ये बिजली को प्रवाहित नहीं अपने अंदर से होने देते, और ये अम्ल नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि बच्चों देखो इनके पास हाइड्रोजन तो होता है ग्लूकोज और अल्कोहल के पास में, लेकिन ये छोड़ते नहीं है। और अगर ये पानी में डालने पर या किसी चीज़ में डालने पर हाइड्रोजन को छोड़ेंगे ही नहीं तो आयन नहीं बनेंगे, और आयन नहीं बनेंगे तो ये बिजली को भेजेंगे नहीं, क्योंकि मैंने बताया अम्ल क्या होगा, जो H+ आयन को छोड़ेगा, ठीक है। भले ही इनके पास हाइड्रोजन है लेकिन ये H+ को छोड़ेंगे नहीं, और H+ को जब छोड़ेंगे नहीं तो तुम जानते हो ये अम्ल होंगे नहीं। भले हाइड्रोजन है देखो इनके पास, और ये अम्ल नहीं है, क्योंकि हाइड्रोजन आयन को छोड़ नहीं रहे तो आयन नहीं होंगे, तो बिजली को भी नहीं अपने अंदर से जाने देते। कितनी कमाल की बात है। अच्छा सर एक और रह गया सर, क्षार। जब क्षार जल के साथ क्रिया करता है तो कौन सा आयन देता है, ये OH- आयन देता है। क्या देता है, OH- आयन। जैसे NaOH ले लो, इसे जैसे ही पानी में डालते हैं ना अपने, तो क्या होता है, यहाँ से OH- आयन निकलता है, तो क्या होता है, एक तो Na+ आयन बनता है, एक पानी तो है ही, पानी में घुले ही हुए है, ठीक है। और क्या होता है, पानी में डालते ही ये OH- आयन बनाता है। इस OH- आयन को क्या कहते हैं, अपने हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। क्या कहते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन कहते हैं। तो ये बात ही आपको याद रखनी है। इसकी वजह से क्या होता है, ये लिटमस पेपर का रंग क्या करता है, नीला करता है, और ये H+ आयन या H3O+ आयन क्या करता है, लिटमस पेपर को लाल करता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा कि अगर मान लो मैं ड्राई ले लूँ, सूखा हुआ अम्ल ले लूँ, सूखा हुआ या सूखा हुआ क्षार ले लूँ, पानी नहीं है उसके अंदर, फिर क्या होगा। तो बच्चों वो लिटमस पेपर का रंग नहीं चेंज करेगा, क्योंकि लिटमस पेपर का रंग चेंज करने के लिए H+ होना चाहिए या OH- आयन होना चाहिए मेरे पास। और जब पानी में आपने डाला ही नहीं उसे, आपने सूखा पाउडर ले लिया, तो ना क्या अम्ल अपने H+ को छोड़ेगा, क्या नहीं छोड़ेगा, क्या क्षार अपने OH- को छोड़ेगा, क्या नहीं छोड़ेगा। और जब वो H+ या OH- को नहीं छोड़ेंगे तो वो लिटमस पेपर का कलर चेंज नहीं कर पाएंगे। इसलिए याद रखना, हमेशा लिटमस पेपर नहीं तो गिल्ला ले लो, नहीं तो पाउडर फॉर्म में मत लेना है अम्ल को या क्षार को। उसे कैसे लोगे आप उसे पानी में मिला के लेना, ठीक है, पानी वाला लेना, ड्राई मत लेना, ठीक है। तो ये बात है बच्चों, इसका स्क्रीनशॉट ले लो अच्छी तरीके से, ठीक है। मुझे लगता है आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, ठीक है। मेरी तरफ से यहाँ पे आपको अम्ल और क्षार पूरा होता है, सिर्फ लवण बचता है। लवण में भी अपने बहुत जल्दी कर लेंगे,
ठीक है, आप खुश रहिएगा, पढ़ते रहिएगा और मस्त रहिएगा। मेरी तरफ से शुभकामनाएं।